हाय बलराज जी, वेलकम टू वीरल बयानी। सो बलराज, सबसे पहले तो जानना चाहूँगी आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ और बहुत ही अच्छा मैम। काफ़ी चेंज दिख रहे हो, हेयर स्टाइल चेंज हो गई है, बाल वाल कट गए हैं। जाने वाले थे बिग बॉस के घर में, बट डेस्टिनी आपको कहीं और लेके चली गई। शायद से आपकी वो डेस्टिनी नहीं थी। वो पूरे मामलात के बारे में जानना चाहूँगी, वो कितना सच था, कितना झूठ था, जितने भी एविडेंस मिले गए हैं, और कोर्ट में आपको बेल पर बाहर छोड़ा है या ये पूरी सज़ा से आपको खारिज करके आपको बाहर लेकर आ गए? समीरा, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, बिना गुनाहों की सज़ा नहीं होती। कुछ ना कुछ गुनाह ज़रूर होते हैं, बस रास्ते कुछ अलग हो जाते हैं सज़ा के, है ना। और दूसरा मैं ये बोलूँगा, जो ये मेरे साथ जो हुआ है, और डेस्टिनी वहाँ की नहीं थी आपने बोला, मुझे लगता है किस्मत से ज़्यादा और किस्मत से कम आप कुछ नहीं ले दे सकते। ठीक है, अगर मैं जेल गया हूँ तो गुनाह हुआ होगा, और सज़ा इस रूप में मिली है तो कुछ ना कुछ जाने अनजाने में किसी ना किसी का दिल दुखा होगा। दूसरा, एविडेंस और मामलात की बात अगर मैं करूं तो देखिए, एक ऑडियो वायरल हुई थी जो मैंने भी आने के बाद सुनी, जिसमें मतलब सुनी तो मैंने पहले भी थी, लेकिन और ज़्यादा सुनी। कुछ जगहों पे लोग सिर्फ गालियां कट करके डाल दे रहे हैं, कुछ जगहों पे कुछ चीज़ें। मैं उन लोगों से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाने से पहले उसके बारे में जान लेना और दोनों तरफ की बातें जान लेना। जो व्यक्ति उस चीज़ को वायरल करता है, जो व्यक्ति की वो आवाज़ है, मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको ये दो चीज़ें क्लियर करता हूँ। मेरे पास ना जो चार्जेस लगे हैं मेरे ऊपर, वो भगवान को गाली देने के या नबी को गाली देने के नहीं लगे हैं। उसका कारण है क्योंकि जब हम कोई वीडियो या ऑडियो या किसी की कॉल रिकॉर्ड करते हैं तो वो फॉरेंसिक जांच के लिए जाता है। फॉरेंसिक जांच में क्या होता है समारा, उसमें क्या हो जाता है कि जो जैसे हमने रिकॉर्ड किया, रिकॉर्डिंग में फॉरेंसिक जांच में ये पता चल जाएगा कि ये एविडेंस एडिटिंग है या डायरेक्टली वो ओरिजिनल है। अगर एविडेंस ओरिजिनल होता तो चार्जेस लग जाते या हो जाता, लेकिन वो एविडेंस एडिटिंग था, जिसकी वजह से वो चार्जेस मेरे पे नहीं लगे। कुछ चार्जेस अलग हैं जिनको मैं कभी भी सोशल मीडिया पे या ऑन द कैमराज नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरी कुछ बाउंडेशंस हैं। दूसरा, अगर उस चीज़ में जानना होगा तो मेरे वकील के पास या कोर्ट से आप FIR कॉपीज निकलवा सकते हैं कि मेरे ऊपर क्या एलिगेशन है और मेरे ऊपर क्या चार्जेस हैं। तो ये चीज़ें आप जो है कोर्ट से भी निकलवा सकते हैं और मीडिया वालों को इजीली मिल जाती है, क्योंकि मैं इसको नहीं बोल सकता और ना ही मैं इससे ज़्यादा इसका जवाब दे पाऊंगा, क्योंकि मुझे कुछ बाउंडेशन में रखा गया। आपने जैसे ही कहा कि मैं बेल पे हूँ, हाँ बिल्कुल मैं बेल पे हूँ, और मेरी बेल की कुछ कंडीशंस हैं जिसमें मैं उसके खिलाफ नहीं जा सकता। और मुझे भारत के, पहले भी मैं बोलता हूँ कि मुझे भारत के, ये केस होने की वजह से नहीं बोल रहा हूँ ये बातें, मैं पहले से ही इन चीज़ों को मानता हूँ कि मुझे भारत की न्याय व्यवस्था, पुलिस कर्मियों पे और जितने भी न्याय व्यवस्था के रूप में भारतीय संवैधानिक रूल्स के हिसाब से जो भी होती है न्याय व्यवस्था, क्योंकि सच को थोड़ी सी परेशानी जरूर हो सकती है लेकिन सच कभी पराजित नहीं होता। तो मुझे ये लगता है और मुझे पूरा भरोसा है मेरी भारत की न्याय व्यवस्था पर। आपका जिस तरह से अभी कहा कि किसी भगवान को या नबी को गाली देने के ऊपर आपके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं लगे थे? नहीं, बिल्कुल भी कोई चार्जेस नहीं। बट किसी ने आपके ऊपर रेप चार्ज भी लगाया था। उन्होंने कहा था कि आपने रेप किया है, उस वजह से भी आप अरेस्ट हुए थे। उन्होंने बोली है बात? इज दैट ट्रू? उन्होंने बोली है ये कहीं बात? कहाँ पे बोली उन्होंने? आपको सोशल मीडिया पे मिलेगी उनके इंटरव्यूज, वहां पर उन्होंने एक आध बार किसी को बोला था। सोशल मीडिया पे उन्होंने ये ओपनली बोला है? हाँ, उन्होंने रेप वाली बात कही है। नहीं, मैंने ऐसा कोई क्लिप देखा नहीं। देखिए, लेकिन आप बोल रही हैं तो कहीं ना कहीं होगा। मैं आपको चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। मैं इस टॉपिक पे कोई टिप्पणी कर ही नहीं सकता। इन चीज़ों का जवाब में मेरा वकील देगा कि हम आगे क्या करेंगे, क्योंकि हमें इतना अधिकार नहीं कि किसी भी लड़की को हम, चाहे वो झूठ बोले, सच बोले, कुछ भी करे। और ईश्वर से साथ साथ ये भी प्रार्थना करता हूँ कि वो खुश भी रहे। हमें किसी प्रकार से उसने जो किया, जैसा भी किया, वो अच्छा है, कोई बात नहीं, हो सकता है वो गुनाह हुआ होगा, मुझसे सजा मिली, लेकिन इस चीज़ पे मैं किसी प्रकार की समारा टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इसका रीज़न है हमारे देश में लड़कियों को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, और उन चीज़ों में कुछ लोग उसका गलत इस्तेमाल भी कर लेते हैं। अब उसका गलत इस्तेमाल, देखिए मेरे ऊपर जो एलिगेंस शुरू हुए थे, अगर मुझ पे वो लगते तो मैं हंसते हंसते उसको स्वीकार करता। लोगों, देखिए मैं एक चीज, इस पॉइंट को मैं अलग करता हूँ। रेप चार्जेस, ये केस, मेरा केस, मैं सब चीजों को अलग करता हूँ समारा। मैं सिंपल एक चीज बोलना चाहता हूँ, अगर मेरे रिश्तों को बचाने के लिए अगर मेरी गलती हो या ना हो तो भी मैं 10 बार, 20 बार, 50 बार, 1000 बार भी झुकना पड़ता है तो मैं बेझिझक झुक जाता हूँ। अगर मुझसे दो लोगों की कन्वर्जेशन, आप समझना, मेरा पॉइंट समझना समारा, मान लो कि मेरी और एक एक्स की कन्वर्जेशन है, उसमें
हीट ऑफ द मोमेंट्स में उसने कुछ गलत बोला, मैंने कुछ गलत बोला, ये दो लोगों की हॉट टॉपिक्स पे कन्वर्सेशन है, वो रिकॉर्ड कर लिया। तो ये दो लोगों के बीच की बात, हमें इतनी समझ होनी चाहिए कि हमें किन चीज़ों को बढ़ाना चाहिए आगे को। जितना मैंने गुनाह नहीं किया होगा ना, मेरा ईश्वर जानता है, वो तो सब जानता है, वो सब का हाथ थाम के चलता है, उसको तो सब पता है किसने गुनाह किया किसने नहीं किया। मैंने जितना नहीं किया होगा ना, उससे ज़्यादा तो उन लोगों ने किया है जितना इन लोग इस चीज़ को वायरल कर करके, लोगों को पहुंचा के, लोगों को तरह तरह के कट कर करके। आपको पता है पूरी क्लिप नहीं डलती, कोई आधी क्लिप, गालियों की क्लिप और इन चीज़ों की क्लिप डाल देता है। लेकिन मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे मेरे कर्मों का एहसास दिलाया और इन चीज़ों में मुझे घुसाया। और अभी मैं इतना 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 फाइन हूँ, मेरा दिमाग इतना सुलझा हुआ है और मेरा जो उलझन है वो सारी की सारी खत्म हो चुकी है। क्योंकि 81 दिन कम नहीं होते, 81 दिन जेल में काटना और बालों का कटना। मेरे पिताजी जब गुजरे थे, मैंने पहले भी कहा है, 4-5-6 दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी मेरे पिताजी के गुजरने से पहले, और उस इंसान ने ही मतलब ये बोला था कि आप जाओ, ये जाओ। जब पिताजी खत्म हुए तो कैसे करके उन्होंने बहुत मतलब वो चीज़ें एक ऐसी चीज़ है कि मैं उनको कभी भी नहीं बोलना चाहता, उनका कभी ना बुरा सोचता हूँ ना बुरा सोचूंगा, चाहे जो भी हो जाए। मैं कभी इस केस में भी ज़्यादा लड़ाई वड़ाई फाइट वाइट नहीं करनी, क्योंकि इस केस को मुझे ख़त्म करवाना है। जैसे भी करना पड़े, उनके पैर भी पकड़ने पड़ेंगे तो अपन पकड़ेंगे, जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे उनके लिए। जो भी वो कहेंगे मैं उनसे कभी भी बाहर नहीं किसी भी चीज़ को लेकर, क्योंकि मैंने जीवन में ये सोचा ही नहीं था। अगर मेरे ऊपर वो जो एलिगेंस शुरू हुए थे वो लगते तो मैं एक बार भी नहीं सोचता, और कोई और रास्ता मेरे पास, मुझे उनके बारे में बात भी नहीं करनी है, क्योंकि मेरे को कोर्ट ने स्ट्रिक्टली मना किया है। बात समझना, अगर मैं उनके बारे में कोई बात करूंगा तो डायरेक्टली मेरी बेल कैंसिल होगी या कुछ भी होगा, आप समझ रहे हो। लेकिन फिर भी मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये चीज़ें मेरे लोगों को जब तक मैं क्लियर नहीं करूंगा, मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। मेरी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो मेरे लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं, मुझे पूछ रहे हैं, तो इसलिए बस उनका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि भैया, अगर आपने बोला समायरा कि उन्होंने ये बोला है ओपनली, तो फिर उन्होंने अपनी चीज़ें खुद से की हैं, मुझे इसमें कोई वो नहीं है। मैं चाहता हूं कि बस ये चीज़ें आगे बढ़ें, ना ख़त्म हो। और दूसरा, मेरा वकील इन चीज़ों पे जवाब देगा और मुझे भारतीय व्यवस्था, न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। कुछ चीज़ें डेप्थ में मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर आप ओके हो तो आप उसका जवाब दीजिएगा। जैसे कि आपने कहा आपके फादर वाली डेथ की जो बात हुई है, वो भी उन्होंने ये कहा था कि आप जाने नहीं चाहते थे आपके फादर के डेथ पे। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ समायरा, कौन सा ऐसा बेटा होगा जो अपने पिताजी के, सिर्फ मैं उनके लिए जिंदा हूँ, मैं उनको इतनी मोहब्बत करता हूँ। मेरे पिताजी जैसा इंसान, मैं कहता हूँ ईश्वर अगर मुझे कभी भी इंसान का किसी भी रूप का जन्म दे तो मेरे बाप जैसा पिता दे। मेरे पिताजी ने जो किया है ना, सबके माँ बाप जो होते हैं ना, सबके अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन मेरे पिताजी ने उनसे बहुत 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 ज़्यादा किया है। साइकिल से चाहे चीज़ों को लाना हो, चलाना हो, घर बनाना हो, खाना खिलाना हो बना के, हर एक चीज़ से लेके, उस पर मैं तर्क वितर्क कर ही नहीं सकता। मेरे पिताजी जैसा इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता। तो जितने भी एलिगेशंस उन्होंने लगाए हैं या ऑन रिकॉर्ड उन्होंने सारी चीज़ें जो इंटरव्यू में कही है, तो आपको क्या लगता है कितनी चीज़ें गलत है और कितना परसेंटेज चीज़ें सही है? आप कैसा अपने आप को जस्टिफाई करोगे? देखिए, जो मामले कोर्ट के हैं वो कोर्ट में जस्टिफाई होगा, बिल्कुल। और जो मामले अभी आप बता रही हैं मुझे, जो ऑनलाइन ऑन द कैमरा आके, देखिए मैंने उनके साथ गलत किया तो मुझसे कोर्ट के माध्यम से लड़ते हैं। मैंने कहीं भी उनका सोशल मीडिया पे नाम शुरू नहीं किया, ना मैंने लिया, एक भी जगह उनका नाम नहीं लिया। तो ये सारा खेल तो लोगों को देखो समझ में आ ही जाएगा ना कि किस तरीके का खेल है ये, है ना। कि आप अगर मान लो कि आप सोशल मीडिया पे जा करके इंटरव्यूज वगैरह कर रहे हो, किस मेंटालिटी के साथ आप कर रहे हो, वो तो आपको क्या, मुझे क्या, सबको समझ में आता है। और कहीं ना कहीं देखो, मैं फिर से यही बात बोलूंगा कि वो अभी क्या है कि मुझे ये भी नहीं पता वो कहाँ हैं अभी, ना मैं उनसे बात करता हूँ, ना मेरा कोई कॉल पे बात होता है, ना किसी प्रकार की कोई चीज़ें ऐसी होने वाली हैं। और मैं इतना सिर्फ कहूँगा कि भैया, जो भी चीज़ें हुई हैं, जैसे भी हुई हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, एंड हो चुकी हैं। बस इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि कभी भी लाइफ में लड़कियों, अगर मैं कुछ बोल दूंगा तो मेरे पे इस पे भी वो लग जाएंगे प्रॉब्लम, लेकिन लड़कियां, मैं उनको नहीं बोल रहा हूँ, लड़कियां अगर कुछ भी बोल दें सोशल मीडिया पे जाके, उनके लिए कोई कानून नहीं है। हमारे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन चलता है, लेकिन लोग ये भूल चुके हैं कि बेटी बचाओ और बेटा भी बचाओ, है ना। चीज़ें यहाँ पे ना बहुत ख़राब हो चुकी हैं। नहीं, हम नहीं कह रहे कि सिर्फ लड़कियां ही सही है, हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ लड़के ही गलत है, दोनों तरफा चीज़ें होती है, हम देखते हैं। बट
यहाँ पर जितनी भी आपके ऊपर एक्यूजेशन लगाए गए थे, आपने इसके ऊपर क्यों कभी उनके ऊपर चार्जेस फाइल करने की कोशिश नहीं की और कभी आपने बात करने की कोशिश क्यों नहीं की? देखिए, मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करता हूँ। जैसे मेरे ऊपर जो एलिगेंस लगे हैं, कोर्ट ने मुझे बेल दिया, तो कोर्ट को कहीं ना कहीं ये दिखा होगा ना कि ये जायज़ नहीं है ना। दूसरा, मैंने अपने आप को जस्टिफाई इसलिए करने की कोशिश नहीं की है क्योंकि मुझे इस चीज़ को जस्टिफाई करने की ज़रूरत लग ही नहीं रही है, क्योंकि लोगों को तरह तरह की चीज़ें देखकर, तरह तरह की बातें देखकर जो मैंने केयर तक की हैं वो चीज़ें भी उन्होंने प्रूफ बनाया गया है उन चीज़ों का। आप सोचो, जो चीज़ें हमने उन्हें मतलब जो केयर, एक लाइव मैंने रिकॉर्ड की थी लड़कों ने, उन्होंने लाइव में बोला है शायद कि पैर ऐसे मेरे दबाए जाते थे, मुझे पॉइजन पिलाया गया, कुछ ऐसा उन्होंने बोला था। अच्छा। वो सूर्या हॉस्पिटल में एडमिट थे और वहाँ पे जो इलाज चल रहा था, जो भी चीज़ें चल रही थी, मैंने सिर्फ केयर की। इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँगा। मैं फिर भी देखो ये बातें करते हुए भी, वो जो एडमिट भी थी उन्होंने ये भी बताया है कि आपने ही उनको मारा था जिस वजह से वो एडमिट हुई थी। मुझे ऐसा और लगता है, उन्होंने कुछ फोटोज वगैरह भी बताए थे कि ये बात कितनी सच है? समायरा, मैं एक चीज़ बोल देता हूँ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैंने नहीं मारा, ठीक है। जी। जब रिलेशनशिप होती है ना, टॉक्सिक रिलेशनशिप होती है या कोई भी रिलेशनशिप में मारपीट जब होती है आपस में एक दूसरे के प्रति, तो एक दूसरे का कोई दो मारता, कोई एक मारता, कोई आधा मारता। आजकल के रिलेशन ऐसे ही रन करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। मैंने जितने भी देखे हैं ज़्यादातर रिलेशन ऐसे ही हैं। और अभी भी मैं कोई भी चीज़ इसलिए ऑन द कैमराज नहीं बोलना चाहता कि कुछ भी चीज़ें हुई तो मेरे लिए प्रॉब्लम्स होंगी। मेरे लिए प्रॉब्लम्स इसलिए होंगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी, क्योंकि वो अब कुछ बोल नहीं रही हैं, चीज़ें खत्म हो चुकी हैं उनकी तरफ से, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं भी चाहता हूँ ये चीज़ें यहीं पे खत्म हो जाए। मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं, उन्हें मुझसे कोई लेना देना नहीं। कोर्ट में जो केस चल रहा है उसको हम कानूनी रूप से देखेंगे, कानून जो भी उसका फैसला लेगा उस चीज़ पे अपन बात करेंगे, बाकी उनका देखेंगे। ठीक है, आपने ये सारी बातें तो कही, बट फिर भी जिस टॉपिक से ये सारी शुरुआत हुई थी, आप मीडिया में आना शुरू हुए थे, तो उसी टॉपिक पे मैं फिर से एक बार जानना चाहूँगी कि तानिया मित्तल की बात से शुरुआत वहीं से हुई थी। उस वक्त आपको ऐसे क्यों लगा था कि यही वक्त है उसके बारे में बात करने का और सोशल मीडिया पे, सारे मीडिया में आके बात बोलने का, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी एक किसी की बेटी है, किसी की बहन है, उनकी भी इज्जत है। तो आपको वहाँ पर जब इज्जत की अगर बात आप करते हो, तो मैं भी आपसे जानना चाहूँगी कि ये जब आप आकर बोलते हो तो वहाँ पर आपकी इज्जत वाला जो मीनिंग है, डेफिनेशन है, वो चेंज कैसे हो जाता है? देखिए, इसका कारण है, मैं बता देता हूँ। तानिया मित्तल से जब बिग बॉस में जाने का उनका न्यूज़ नहीं आया, मतलब मृदुल का घर में थी, हाँ, घर में थी वो जब भी आपने इंटरव्यू दिए थे? नहीं, मेरा उससे पहले से ही बात हो चुका था। मैं आपको बता देता हूँ बात क्या है। मैंने तानिया मित्तल के बारे में जितनी भी बातें बोली, एक भी बात झूठ नहीं है, पहले तो ये जान लीजिए। दूसरी पॉइंट आप समझिए, तानिया मित्तल ने जब मृदुल का लाइव वोटिंग शहबाज के साथ में शुरू हो चुका था, तो मैं मृदुल को लाइव जा करके सपोर्ट कर रहा था। मतलब लाइव जाने से पहले मेरी मृदुल से बात हो चुकी थी कि मृदुल जा रहा है अपना बिग बॉस में। मृदुल दोस्त है पहले से ही। अब हुआ यूं कि मेरे पास तानिया मित्तल के भाई का कॉल आता है, ठीक है, उनसे बात होती है, कहते हैं अरे बलराज बॉस जा रहे हैं बिग बॉस में। हाँ, ये तो मैंने इनको बोला मैं क्या करूं भाई अगर जा रहे हैं तो, क्योंकि मेरे को तो इतना कोई लेना देना है नहीं। फिर तानिया मित्तल ने मेरे से बात करना शुरू किया, चैटिंग ऑनलाइन सारी बातें शुरू की। उन्होंने बोला कि मैं बिग बॉस में जा रही हूँ और आप जो है बिग बॉस में आना चाहोगे, मेरे दोस्त बन गया, कुछ भी है। और मैंने उनको बोला भी किस हक से कोई चीज़ें, मैंने आपको पहले भी शायद ये बातें बताई हैं, मैंने किस हक से, उसमें पूरा का पूरा लिखा हुआ है कि मैं बोला, उन्होंने बोला ज़्यादा लोग रहे नहीं हैं ज़िंदगी में, ठीक है, और अब किसी पे विश्वास नहीं होता। मैं बोला अगर इस तरीके की हरकतें आपकी रहेंगी तो आप अकेले ही रह जाओगे। ये मैंने उनको लिटरली उनको सामने से बोला, और अगर वो मना करें तो मैं उनको जवाब देने के लिए तैयार हूँ, मैं दिखाने के लिए उनको तैयार हूँ। उन्होंने बोला। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तानिया मित्तल ने जाने से पहले इसको पता था कि ये नौटंकी इस तरीके से हो जाए या चीज़ें हो जाए। आपको क्या लगता है कि तानिया मित्तल टॉप 5 में ऐसे ही आ गई हैं? नाम जुड़ा है, इतनी चीज़ें हुई हैं, मैं तो जेल में था लेकिन फिर भी बलराज सिंह तानिया मित्तल बलराज सिंह, ये वो क्या मेरी फैमिली पे असर नहीं पड़ा होगा या मेरे लोगों पे असर नहीं पड़ा होगा? क्या मैंने आज तक कोई कंट्रोवर्सी की है? मेरा कंटेंट कभी भी जीवन में ऐसा रहा ही नहीं कि मैंने कभी किसी को तू भी बोला हो। और जो लोग मुझे ये कहते हैं ना कि तानिया मित्तल के, उन लोगों को बोलूँगा जो तानिया मित्तल का फेम खाने की बात करता है, उन लोगों को जवाब देना चाहता हूँ। भाई, जब तानिया मित्तल के 2 मिलियन भी नहीं हो रहे थे ना इंस्टाग्राम पे, और उसके 100 मिलियन भी वीडियो जाती थी, तब भी वो मेरी फ़ैन थी, तब भी वो मेरे पास वीडियोस बनाने के लिए आती थी, तब भी वो मेरे को बोलती थी कि हाँ प्लीज़ मेरा एक पॉडकास्ट कर दो। तो मुझे उसके फेम की ना तो उस समय ज़रूरत थी और ना आज ज़रूरत है, क्योंकि इस साल में 3 दिन बचे हैं।
इन 3 दिन के अंदर मैं ये सारे स्यापे खत्म करना चाहता जी। हूँ। मैं मेरी जिंदगी में 1 तारीख से ऐसा कदम रखना चाहता हूँ कि मैं कभी जिंदगी में इन लोगों के बारे में बात भी ना करूँ। मेरा अपना काम, मेरे इतने बड़े बड़े शोज आ रहे हैं, मैं अगर आपको बता दूं तो मेरे इतने बड़े बड़े शोज आ रहे हैं कि मैं बता नहीं सकता हूँ। अभी जो अबू धाबी में भी शूट किए और अभी अभी आने वाले ऑन द वे प्रीव्यू फाइल्स आ चुकी हैं, ट्रेलर्स आ चुके हैं, बस रिलीज होने हैं। मुझे इनके फेम की जरूरत नहीं है। मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मेरे पास बहुत टैलेंट है, मुझे लिखना बहुत अच्छे से आता है, मुझे बोलना बहुत अच्छे से आता है। मैं और जो जुबान का धनी है ना, उनको किसी की जरूरत नहीं होती। तो मैं सिंपल ये कहना चाहता हूँ, जो लोग ये सोचते हैं कि तानिया मित्तल की वजह से मैं हूँ, तो आप पता कर लेना, मेरी 500 मिलियन तब भी रीच थी जब बिग बॉस में भी नहीं था या बिग बॉस से नहीं जुड़ा था, और आज भी मेरी 1,000 मिलियन की रीच है। ठीक है ना। मेरे इंस्टाग्राम का डैशबोर्ड खोल के देखोगे तो 1 बिलियन की तो मेरी अभी भी रीच रहती है। तो मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो इंस्टाग्राम यूज़ करता हो जिसने आवाज़ ना सुनी हो। अगर 1-2 बच्चे होंगे ना, तो उन तक भी मेरी आवाज़ पहुँच जाएगी बहुत जल्दी। ठीक है। तो मुझे उसके फेम की ज़रूरत नहीं है। अब तानिया मित्तल के बारे में बताता हूँ। तानिया मित्तल ने बहुत सारी बातें, हम लोग वृंदावन से जा रहे थे वापसी, मैं बनारस एयरपोर्ट पे, वाराणसी में मैंने स्टूडियो बनाया था, तो उनका उस दौरान मेरी बात हुई, तो आप मुंबई आ जाओ, बिग बॉस में जाने से पहले मुंबई आ जाओ फ़ोन पे। ठीक है। अब मैं मुंबई आ रहा हूँ, आने के बाद में जब मैंने फ्लाइट की टिकट कर ली मिलने के लिए, या तो तुम जब बात नहीं कर रहे, कुछ नहीं करो, ठीक है, तुम बुला करके तुम मिल नहीं रहे हो, बुला करके तुम बोल रहे हो कि मैं बिजी हूँ, मैं शूट पे हूँ, मैं नहीं आ रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि मैं 1 मिनट में मिलोगे, मेरे को 5 मिनट बैठोगे, तो उन्होंने कुछ ऐसे रिएक्शन, उन्होंने समय दिया दूसरे दिन का, जिस दिन बोला उस दिन नहीं मिले, दूसरे दिन का। तो मुझे वहाँ से ना थोड़ा सा मैं मेंटली हुआ, फिर मैंने उनको जो है बोल दिया, जो बोलना था फिर मैंने बोल दिया। क्योंकि इसमें एक चीज़ का और पता चला, आप मुझे बोल रही थी कि अरमान मलिक का भी पीछे मेरा कुछ हुआ था, है ना, कि अरमान मलिक बिग बॉस पे जाने के टाइम पे भी अरमान मलिक का इसने किया था। सनी ने मुझे बताया, सनी मान सिंह को शायद आप जानते हैं, उन्होंने मुझे बताया। मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ, मैंने इंस्टेंट बॉलीवुड वालों के सामने लाइव कॉल किया था उनको, शायद उन पे क्लिप भी पड़ा होगा, मैं फिर से कर सकता हूँ। मैं आपको ये भी बता सकती हूँ, ये शायद से ऑन रिकॉर्ड होगी वो सारी चीजें। ये हमें बात कहाँ से पता चली, जहाँ से आपके केस की शुरुआत हुई वहीं से हमें पता चली कि आपका और अरमान का जो भी मैटर था, फिर आपने खुद जाके उनसे माफी मांगी। नहीं माफी तो मैं अरमान भाई को भी बोलता हूँ, मैंने उनसे कोई माफी नहीं मांगी। हमारा ये एक फाइनेंशियली डिस्ट्रीब्यूट था। हमारा एक गाना आया था चेले चपाटे, जिसमें एक सुम्मी करके हैं, एक अरमान भाई और मैं और महक नाम की लड़की, हमने ये गाना बनाया, चंडीगढ़ में शूट किया, लाखों रुपए इसमें खर्च हुए, कुछ परसेंटेज पैसे खर्च हमने किए, कुछ परसेंटेज अरमान भाई ने किए। वो गाने में विलन का रोल मैंने किया, अरमान भाई ने शूट किया। वो गाने में डिस्प्यूट हुआ क्योंकि उसमें मेरे को ना क्रेडिट दिया गया ना चीजें हुई, तो मेरा उनका झगड़ा शुरू हो गया, समझ रहे हो। उसके बाद वो गाना रिलीज हो गया, मिलियंस ऑफ व्यूज, अच्छा चलने लगा, चेले चपाटे बढ़िया, वो चला गाना, कोई दिक्कत नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने क्रेडिट में नाम डाल दिया, चलो बात खत्म हो गई। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने एक दिन अचानक से वो गाना डिलीट कर दिया। मैं उनको फ़ोन करने लगा, उन्होंने मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया। मैंने बोला, जो मैंने मेरे पैसे दिए हैं, आपने गाने से जो पैसे कमाए वो आपके पास आया है। आपको मैंने गाने में पैसे इसलिए दिए कि आप मुझे क्रेडिट देंगे और मेरे गाने को वो रखेंगे, मतलब मैंने पैसे इसीलिए देना है फीचर होने के लिए। तो ठीक है, वो हमारी सारी बात हुई। अरमान भाई का मेरा जो डिस्प्यूट था, मैंने उनको ऑनलाइन, चूंकि मैंने उनको ऑनलाइन पैसे दिए थे, तो उन्होंने भी मुझे ऑनलाइन पैसे दिए। तो इस बीच में ये जो चीज़ें हुई हैं, अरमान भाई को कुछ मैसेजेस गए थे, कोई वैसी कोई ब्लैकमेलिंग के, ठीक है, किसी ने किए होंगे, मुझे नहीं पता, ठीक है। उसके बाद उनको लगा कि बलराज के फ़ोन से आया कुछ हुआ, तो बलराज ने किया होगा, तो बलराज के नाम पे उसने क्या है, वहाँ से साइबर कंप्लेन कर दी मेरे अकाउंट को लेके, तो मेरे बैंक अकाउंट फ्रीज हो गए। मैं चंडीगढ़ गया, उनसे बात की। चंडीगढ़ में जाने के बाद अरमान भाई से बात हुई, हमने एक शूट किया, शो भी शूट किया था उन्होंने, एक कोई बातचीत करके कुछ ऐसा शो था, हम लोग दोनों गए वहाँ पे, जाके ख़त्म किया, उन्होंने मेरे 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए, ख़त्म हो गई बात। इससे अलावा एक रत्ती भी अरमान भाई का और मेरा कोई डिस्प्यूट नहीं है, ना ही मैंने उनको, और वो मैंने ऑनलाइन आके इसलिए बोला था क्योंकि वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे और वो बिग बॉस में चले गए थे। तो मैंने, और एक चीज़ मुझे और क्लियर कर दीजिए, कोई व्यक्ति क्यों नहीं करना चाहेगा मेहनत अपने ऊपर, या क्यों नहीं करेगा भाई, जब मेरे तुरंत मेरे पैसे मिले, तुरंत उन्होंने मेरे पैसे दिए अरमान भाई ने। वो सुन रहे होंगे, वो सुनेंगे तब भी मैं बोल रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, अरमान भाई का और मेरा कोई भी किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट नहीं था, डिस्प्यूट नहीं है और ना रहेगा। आपने मेरे वही सवाल का जवाब नहीं दिया कि आपका जब वो इज्जत का मीनिंग और डेफिनेशन फिर क्यों चेंज हो जाता है लड़की के प्रति, जो मैंने आपसे तानिया मित्तल के बारे में पूछा था। मैं आपको बता देता हूँ, जब तानिया मित्तल ने मेरे साथ जो चीज़ें की हैं, आप कभी कभी किसी के प्रति जब बहुत चीज़ें करते हो, ठीक है, ऐसा किया था कुछ अगर बताओगे? नहीं, मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। यहाँ से उनके कहने से मैं मुंबई से वृंदावन गया। वृंदावन जाने के बाद में मैंने उनके लिए उनके पॉडकास्ट तक शूट किए। एक महाराज जी हैं,
उनका नाम मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। उनका पॉडकास्ट किया, इनके सारे चीज़ें मैंने उनकी मथुरा में इनके साथ घूमा, हर एक चीज़ इनके साथ की, उनके साथ बढ़िया चीज़ें करवाई। इन्होंने जितना यूटिलाइज करना था मेरा वहाँ पे इन्होंने खूब किया। फिर मेरे साथ पॉडकास्ट करके मेरी रील्स बिना पूछे पूछे डाली गई, रूम में खड़े होकर फ़ोटो डाले गए, वीडियोज़ डाली गई, और उसमें लिखा गया और उसमें गाना हमारे मिलन की घड़ी, इस तरीके की चीज़ें। अगर आप कोई भी किसी का वीडियोस बिना पूछे डालते हो तो कहीं ना कहीं एटलीस्ट आपका ये फर्ज बनता है कि आप जहाँ की वीडियो डाल रहे हो एक बार पूछ लो कि आप क्या डाल रहे हो, गाना कौन सा लगा रहे हो। चलो वहाँ तक तो ठीक था। जब उसके बाद मैं उनको सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि आप दिखावा मत करो, सामने एक भी व्यक्ति नहीं खड़ा है और आप हाथ हिला रहे हो ऐसे। बाद में मेरे को क्या होता है ना, आपको एक व्यक्ति भी जानता है ना शमायरा, तो उसमें क्या होता है कि मुझे लगता है कि वो व्यक्ति जानता है तो मुझे अच्छा लगता है। मेरा इवेंट था ना उस दिन भी, अगर कोई मेरे पास वहाँ आ भी रहा था तो मैं उनसे पहले यही पूछ रहा था, भाई आप शायरियाँ सुनते हो ना मेरी? कहते बलराज भाई कैसी बात कर रहे हो। ये मुझे वो बंदे मुझे चाहिए, वो चाहिए ही नहीं जो ऐसे हाथ हिला रहे हैं जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ शमायरा। उसके बाद वो हाथ हिला रही है, सामने कोई नहीं है, बाद में वीडियो में देख रहे कहाँ से भीड़ आ जा रही है, पता नहीं वो भीड़ कहाँ से जुड़ जा रही है। अच्छा। तो मुझे ये जेस्चर उनके बहुत ही वाहियात और बहुत ही बुरे, और सिर्फ उसमें मैं भरी हुई है। चाहे कुछ भी हो, जब तक वो लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करेंगी, डिग्निटी तब तक मेंटेन नहीं होगी। नेचुरलिटी में और दिखावे में बहुत अंतर है, सादगी में और दिखावे में बहुत अंतर है। लोगों का नज़रिया इतना भी नहीं है। अभी फैक्ट्रियों में जाना शुरू कर दिया, ठीक है, हो सकती है उनकी हो, घरों की लिफ्ट दिखानी शुरू कर दी, हो सकता है उन्हीं की हो, लेकिन तब भी तो कुछ वीडियोज आ रही थी जहाँ पे तानिया मित्तल की छोटी सी शो पे लोग लगे हुए हैं, चीज़ें आ रही हैं। मैं आपको फिर से कह देता हूँ, जिनके महल होते हैं वो बखान नहीं करते, जिनकी फैक्ट्रियाज होती हैं वो बखान नहीं करते, उनके बस होते हैं। प्रूफ करना किसको है, क्यों करना है? करना इसलिए है क्योंकि अभी क्या है कि अभी किसी का भी फैक्ट्री दिखा दो, किसी का भी कुछ कर दो, तो आराम से चीज़ें दब जाएंगी। क्योंकि हम लोग तो समझते हैं, जनता हमारी थोड़ी सी वो क्या सादगी वाली है, वो लोगों की बातें सच मान लेती है और उनको अप्रिशिएट करने लग जाती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, इस लड़की ने जो किया है मेरे साथ, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं जब वहाँ गया तो इन्होंने मेरे साथ अपने भाइयों के सामने, बॉडीगार्ड के सामने बदतमीजियां शुरू कर दी। जब इनको जो चाहिए था वो मिल चुका था, और जो भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, और ये फाइनल बोल रहा हूँ। इसके बाद मुझे बोलने का ना तो मन है, इस साल के बाद में मेरे को किसी से मतलब नहीं। मेरे इतने डेट्स लोग हैं, झूठ नहीं बोल रहा हूँ शमायरा, मैं यहाँ फिर से शिफ्ट हो चुका हूँ मुंबई में, 2 BHK फ्लैट ले लिया है। कर वो मुझे रिस्पेक्टली जिस तरीके से बुलाया था, सब चीज़ होने के बाद में, तो उस तरीके से भेज भी सकती थी ना। उन्होंने क्या कहा, गाड़ी में बैठे थे बॉडीगार्ड, अरे अपने जूते चप्पल तक उन लड़कों, देखिए एक औरत को मैं ये नहीं कहता छोटा बड़ा नहीं है, लेकिन ईश्वर ने कहीं ना कहीं एक पॉइंट तो नीचे करके ही दिया है कि हाँ आप महिला हैं तो मर्द की आप डिग्निटी मेंटेन करो। अपना घर चलाने के लिए पूरे दिन आपके साथ चल रहे हैं, वो दिन रात सो नहीं रहे हैं, 2-3 बॉडीगार्ड थे वो सो नहीं रहे हैं, उनसे आप समाज में चप्पल मत उठवाओ। ये वो अगर वीडियो में वो आ गए चप्पल उठाते हुए, आते भी हैं, तो उनका परिवार भी उनको देखता है। मेरा कोई बहुत बड़ी लड़ाई मेरी नहीं है, ना मैं लड़ना चाहता हूँ, ना मेरा कोई मतलब इस चीज़ से। वो पैसे दे रहे, वो उठा रहा, बात खत्म। लेकिन कोई व्यक्ति, एक आदमी, इंसान अपना परिवार चलाने के लिए आपके साथ चल रहा है, एटलीस्ट उसको समाज में उससे चप्पल अपने हाथ में मत उठवाओ, क्योंकि उसका परिवार जब देखेगा ना तो उनका बड़ा बुरा फील होता है। काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको सामाजिक रूप से एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। ठीक है, यही मकसद था उस वक्त, मकसद ये था। अभी मकसद ये था कि उसने क्या किया कि वहां पे अपने भाई को बोलती है लोगों के सामने, सारा काम हो जाने के बाद में, कि बलराज जी का जाने का इंतजाम किया जाए। और बात भी क्या थी मैं आपको बता दे रहा हूँ। प्रेमानंद महाराज जी से मिलने के बाद में हम निकले, प्रेमानंद महाराज जी से मैं मिलने के लिए गया, ठीक है, वो भी गई। तो प्रेमानंद महाराज जी से उसमें सारी चीज़ें होने के बाद में मैंने अपना सवाल लिखा, उन्होंने अपना सवाल लिखा, तो मेरा ग्रुप उनसे पहले बैठ गया, मतलब मैं उनके साथ ही बैठा, लेकिन मैं पहले ग्रुप में चला गया। अच्छा। और जाने के बाद में उन्होंने क्या किया कि वहाँ बैठ गए। बैठने के बाद में मैं प्रेमानंद महाराज जी के पास में बैठ के मैंने अपनी माता रानी मम्मी के बारे में सवाल पूछा, और आज वीडियो भी डली हुई है, तो मेरा उन्होंने पूछ लिया और उनकी कृपा हुई मुझ पर। और उसी दिन से मैंने अपना रास्ता बदला और ईमानदारी के रास्ते पर चल रहा हूँ। कठिनाई थी, कठिनाइयाँ सारी गुजर चुकी हैं मेरी। मुझे ऐसा लगता है जो मैं अभी जितना मैं सुलझ के आया हूँ, मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई तकलीफ है। मैं आजीवन सच्चाई के रास्ते पे चलूंगा, ये जान लीजिए। मैं चाहे मेरे को फांसी हो जाए, चाहे मैं मर जाऊं, लेकिन मैं सच्चाई के रास्ते पे चलूंगा और सच बोलूंगा। तो ये गई, इनका शायद हो गया था, इनका भी सवाल हो गया था, इन्होंने भी सवाल, इनका भी राधे राधे गुरुजी, उसी दिन का इनका भी सवाल था। तो ये बाहर निकले, बाहर निकलने के बाद में गाड़ी में बैठे, गाड़ी में मैं भी बैठा, ये भी बैठे, तो ये मेरी मजाक लेने के लिए इन्होंने झूठ बोला कि बलराज तुम्हारा हो गया। मैं बोला हाँ मेरा हो गया। बोल रहे यार तुमसे सवाल पूछा? मैं बोला हाँ मुझसे पूछा। मैं मेरे पिताजी की कसम खा के बोलता हूँ, जो बोलूँगा अभी बिल्कुल सच बोल रही वाली बात। बोल रहा तेरा सवाल हो गया? हाँ मेरा हो गया। मैंने क्या आपका हो गया? कह रहा नहीं मेरा नहीं हुआ। मैं बोला यार आपका कैसे नहीं हुआ, ऐसा कैसे? मैं बोला बाबा की कृपा ये तो होती है। तो कह रही तुमने वो इन्फ्लुएंसर, वो फॉलोवर्स लिखे होंगे ना, इसलिए हो गया।
मैं बोला यार ये क्या बात है, मैंने फॉलोवर्स लिखने वाली बात है, उनकी कृपा होगी तो होगी। उन्होंने ये चीज़ें जब बोली तो मुझे बड़ा फील हुआ, मुझे तकलीफ हुई। मैंने कहा यार ऐसे आप एक भावना से कह रहे फॉलोवर्स वालों का तो चलता ही है यहाँ, ऐसे वैसे चलता है। तो इस तरीके से जब इन्होंने बोला, मैंने जो बात बोली है ये क्योंकि आप इतना घुस गई हो तो मुझे ये पॉइंट बताना पड़ रहा है, वरना मैंने आज तक भी नहीं बोला, ना मैं बोलना चाहता हूँ। और ये मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है इस चीज़ का, ये उसका भगवान जानता है, मेरा भगवान जानता है, और ईश्वर जो है बिल्कुल सत्य को बिल्कुल पहचानेगा। और ये कुछ भी बोले तो बोले, ठीक है। हाँ। तो इन्होंने कुछ उस तरीके से तर्क वितर्क के, ज्यादा कुछ नहीं हुआ उस बारे में, क्योंकि मैं सुन नहीं सकता था ना बोल सकता था, बात खत्म हो गई। इसी बीच में रास्ते में मेरा इनका झगड़ा हो गया, झगड़ा बहस हो गई। मैंने कहा देखो आप इस तरीके से क्या है, मेरे से इस लेवल पे बात मत किया करो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकता। मैं अपनी डिग्निटी मेंटेन खुद करना जानता हूँ, खुद आया हूँ, खुद के दम पे रूम लिया हुआ है, खुद के उसमें, और मैं बहुत सारी चीजें हैं कि आप आए हो, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, समीरा उसने क्या किया, अपने भाई को टोन में बोला कि बलराज जी का जाने का इंतजाम किया जाए। अच्छा। वहाँ पे बॉडीगार्ड थे, कार्निवल इनकी कार थी, दोनों दो बॉडीगार्ड थे, और वो बिला बिला एक वो वहाँ का कोई लोकल पुलिस वाले जो ट्रैफिक व्रैफिक वाले कुछ होंगे, और कंचन नाम की एक लड़की थी जो उनकी हेयर स्टाइलिस्ट हुआ करती थी। अच्छा। उनसे मेरी मुलाकात भी हुई थी कुछ दिन पहले, बताया था, वो जानते भी है। तो कंचन भी थी और भी थी, तो मुझे बड़ा बुरा लगा। मैं बोला यार आप कौन होते हो मेरे जाने का इंतजाम करने वाले, आप प्रॉपरली कैपेबल, मतलब मैं किसी भी चीज़ से पीछे नहीं हट सकता, अपने लिए तो बिल्कुल भी नहीं हट सकता। मैं तुरंत गया, मैंने उनको बोला कि, उनको निकलते वक्त एक बात बोला कि जीवन में एक बात याद रखना कि आपने अगर ये एटीट्यूड कम नहीं किया, ये चीज़ें नहीं की, इससे पहले मैं आपको बता दूं समीरा, 2-2 घंटे, 1-1 घंटे, 1.5-1.5 घंटे हमारी फ़ोन पे बात होती थी जब जाने से पहले, वृंदावन जाने से पहले। मैं इनको कोई बदनाम करने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो इसने मेरे साथ किया ये सिर्फ उसका रिवेंज है या जो भी है, और इसके बाद वो भी ख़त्म, मेरे को चक्कर भी नहीं चाहिए, ये चीज़ चाहिए भी नहीं। सारी बातें हुई, मैंने अपने बिल्स क्लियर किए, होटल्स रूम्स क्लियर किया, अपना चीज़ें किया, मैंने गाड़ी बुलाई, अपना निकला सीधा दिल्ली, दिल्ली एयरपोर्ट से सीधा मुंबई। उसके बाद इसका मेरा कोई ज़्यादा बात नहीं हुआ। फिर इसने बीच में मुझे, मैंने इसको अनफॉलो कर दिया, बीच में फिर इसने रिक्वेस्ट किया प्लीज़ फॉलो कर लो बलराज, प्लीज़ फॉलो कर लो। सच बोल रहा हूँ, ये उसका भगवान जानता है, मेरा भगवान जानता है। होंगी भाई चैटिंग, ये क्या तरीका बताने का, बोल दो ना नहीं है या है, करेक्ट, नहीं है या ना है, यही होता है ना सवाल। होंगी भाई, अब मैं क्या प्रूफ करते फिरूं, प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ही पता है मित्तल साहब मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, और आपको पता हो तो आपको सारी चीज़ें, सारे कैमरामैन आपके ही थे, मैंने कभी भी कोई फोटो तक भी नहीं खिंचवाया। उसके बाद में इन्होंने कोई बात नहीं की, 1.5 साल 1 साल बीत गया या 6 महीने 7 महीने जो भी बीता, फिर ये बिग बॉस के टाइम पे इन्होंने मेरा फिर से इस्तेमाल कर लिया। मैं बेवकूफ़ इंसान, मैं इसके बारे में बात कर बैठा, और ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी, ये मेरी गलती थी। कहा जैसे कि मैंने आपसे पहले भी, जब पहले इंटरव्यू हमने किया था तभी भी मैंने आपको कहा था कि आप एक बलराज सिंह के नाम से नहीं बट तानिया के एक्स बॉयफ्रेंड के नाम से जाने जा रहे थे। इसका तो हाँ, मेरा सवाल, क्या ये सच है कि आपके बीच में और उनके बीच में सच में कोई रिश्ता था? अगर था कोई रिश्ता तो उन्होंने मृदुल को घर के अंदर वो चीज़ डिनाई की कि उनका और आपका कोई रिश्ता नहीं था। आपने जितनी चीज़ें बताई उससे ऐसे लग नहीं रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप था। तो आप क्या ये एक्सेप्ट कर रहे हो कि आपका और उनका सच में कोई रिश्ता था और वो जो बोल रही है वो सच है? देखिए, हमारे देश में महिलाओं को प्रायोरिटी दी जाती है, और मैं और स्यापों में नहीं पढ़ना चाहता, मैं एक्सेप्ट करता हूँ हमारा कोई रिश्ता नहीं था भाई। और नहीं, मैं रीज़न बता रहा हूँ, इसका रीज़न बता रहा हूँ। वो जानती हैं, मैं जानता हूँ, ईश्वर जानता है या कोई भी जानता है, मेरे को इसके बारे में सवाल जवाब नहीं देना है। इसलिए नहीं देना है समीरा, क्योंकि मैं अभी ऑलरेडी एक ट्रॉमा से गुजरा हूँ, फिर से मुझे इन ट्रॉमा में नहीं पड़ना है। कोई अपना, मैं कहता हूँ देखिए आप एक काम करें, मुझे भारतीय रूल्स पे बहुत भरोसा है, आप पता निकलवाए ना कि कौन कहाँ था, सबको पता है, मतलब सबको, कोमल को, उनके बॉडीगार्ड्स को, सबको पता है क्या था क्या नहीं था, मुझे नहीं पता, उनके भाई तक को भी पता है, मुझे नहीं मतलब इस चीज़ से। मैं किसी को बदनाम नहीं करना चाहता, ना मैं उनके बारे में कुछ कहना चाहता। जो चीज़ खत्म हो चुकी है, मैं समीरा फिर से बोल रहा हूँ, जो चीज़ खत्म हो चुकी है उसको मैं उखोड़ना नहीं चाहता, ना मैं उसमें घुसना चाहता हूँ। वो अपने रास्ते जिए, मैं अपने रास्ते राज जी, सब आपकी बात ठीक है, आप कहते हो कि मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, किसी को बदनाम, लेकिन आपके कैरेक्टर पे जो असैसिनेट किया जा रहा है, मेरे पे तो लग चुके, देखिए मेरे तो किया गया है, कभी वो देखिए क्यों आप खुद एक्सेप्ट, मैं इसका जवाब समीरा आज की डेट लॉक कर लो, और सारी ऑडियंस के सामने बोल रहा हूँ, आज से मैं बहुत ज्यादा समय ले रहा हूँ अपने लिए, केवल और केवल 5 महीने 10 दिन के बाद बलराज का फिर मैं आपके साथ एक इंटरव्यू करूंगा, और उस दिन आप ये देख लेना कि वो कौन तानिया मित्तल है और कौन कहाँ है, कौन क्या है। बलराज सिंह आज भी इतना ही है,
और इससे बहुत ज़्यादा आपको बलराज मिलेगा। बलराज को एक्सप्लोर करना होगा तो बलराज के लेवल पे जाना पड़ेगा, जो इनके बस की नहीं है। इनके क्या, कई लोगों के बस की नहीं है मेरे लेवल पे जाके सोचना। मेरे लेवल जहाँ से हम आते हैं ना, वहाँ से लोग आने में मर जाते हैं, ठीक है, यहाँ तक लोग नहीं पहुँच पाते। तो मेहनत के दम पे आए हुए परिंदे हैं। वक्त में थोड़ा सा उड़ान ज़रूर लग रहा है, वक्त में थोड़ा सा उड़ान में थोड़ा सा जो है वक्त ज़रूर लग रहा है, लेकिन उड़ान बहुत अच्छी और बहुत लंबी होगी। मुझे इनका नाम लेके, अभी जो हो चुका है उसको मैं बदल नहीं सकता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि इसका जवाब दूंगा मैं मेरी कामयाबी से, और बहुत अच्छे वे में, बहुत अच्छे वे में, और बहुत जल्द। क्योंकि हो चुका जितना हो चुका था, दुनिया को दे चुका मैं वक्त जितना देना था, मैं खुद के लिए अब अपना वक्त दूंगा और तो खुद की चीजें कह कि इसका आपका और उनका कोई रिलेशनशिप था ही नहीं। आपने जो पहले सारे इंटरव्यूज में कहा, फिर वो बात गलत, मतलब आप मैंने आप खुद ही जुटलाए जाओगे। नहीं, मैं फिर से एक बात कहता हूँ समीरा, आप मुझसे निकलवाना क्या चाहती हो? मैंने आपको जब पहले बोला है, और मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि मैं कोई भी बात झूठ नहीं बोलता। मैंने कोई बात झूठ नहीं बोली। अगर मैंने पहले बोला है तो होगा, पहले अगर मैंने बोला है मतलब तो आप होगा। तानिया मित्तल बन रहे हो, होगा। नहीं, अगर नहीं बन नहीं रहा हूँ, असर तो होगा। देखो असर है ना। हाँ, अब मैं बता रहा हूँ समीरा, मुझे पता है बहुत सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। मैंने अगर पहले बोली है ये बात जो आप बोल रही हो कि मैंने बोला था कि वो मेरी गर्लफ्रेंड रही है, रिलेशन में रहे हैं, तो फिर होगा, सच होगा, तब फिर सच होगा। मतलब अगर पहले बोला है तो खुद भी डाउट में हो? नहीं, डाउट में तो मैं बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, मैं बिल्कुल क्लियर हूँ समीरा, मैं बिल्कुल क्लियर हूँ कि तानिया मित्तल ने कहा कि वो केस कर देगी अगर क्या बोलते हैं उसको, डेफेमेशन केस है। हाँ। मैं बोलता हूँ केस, मैं ये इनकी जो शगुन मुंह बोले भाई है, उन्होंने भी ये बात कही थी कि तानिया के आने के बाद हम आपके ऊपर बात करके और आप पे भी केस करेंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि भैया देखो, कानून से लड़ने के लिए तो किसी पे कोई बंदिश ही नहीं है, आप कानूनी रूप से कुछ भी लड़ लो, है ना। हम तो बिल्कुल तैयार हैं इस चीज़ के लिए कि अगर आपको कोई केस वेस करना हो तो आप केस कर सकते हो, हमें कोई बिल्कुल वेलकम है आपका। लेकिन मैं फिर से कहता हूँ, जब केस होगा तो चीज़ें निकलेंगी, जो चीज़ें निकलेंगी, झूठ निकलेंगी तो केस हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर आपका सच अगर कुछ और निकला तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए, आखिरी के 2 सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी। पहला सवाल तो मेरा ये है कि आप शादीशुदा है, आपके 2 बच्चे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। फिर आकर ये सारी चीज़ें बोलना, और फिर ये केस कबाड़े सारे चीज़ होना, आपको नहीं लगा था एक वक्त जब मैं अगर ये सारी चीज़ें करूँगा तो पीछे से मुझ पर भी कोई ना कोई चीज़ें होगी और मेरी फैमिली पे भी असर पड़ेगा? मैं जिस जगह से आता हूँ, जिस जगह से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैंने ज़िंदगी में सिर्फ स्ट्रगल देखा है। मैंने सिर्फ स्ट्रगल किया। बहुत लोग करते होंगे, मैंने कई हजार लोगों के बदले का स्ट्रगल किया है, समझे, और बदले में मुझे किसी से कुछ भी नहीं मिला। मैं जिंदगी में मैंने बड़े बड़े 3 घर अपने गांव में बनवाए, मेरे गांव के भी देखेंगे ये वीडियो, ठीक है। बड़े बड़े 3 घर बनवाए, लेकिन एक रात भी ढंग से सो नहीं पाया उन घरों में। मैंने अपने भाइयों की शादियां तक करवाई, लेकिन कभी इंजॉय नहीं कर पाया उनकी, कभी ससुरालों तक में नहीं गया मैं। मैंने खेत लेकर के दिए, लेकिन उसका कभी अनाज नहीं खाया अपने गाँव में, ठीक है। मेरी बात समझने की कोशिश करना। मेरी वाइफ के लिए मैंने एक बियर भी अगर पीने की, मैं पहले जब बियर पीता था या शराब पीता था, एक बियर भी अगर मुझे पीनी है तो मैंने घंटों घंटों मिन्नतें की हैं, लेकिन बदले में कुछ नहीं मिला। मैंने अपनी ज़िंदगी का सब कुछ उन लोगों को दिया है जिन लोगों से, और बदले में सिर्फ प्यार चाहिए। एक गिलास पानी प्यार से चाहिए, एक गिलास खाने का चाहिए, कोई पूछे कि क्या हाल है, कुछ नहीं मिला। और मैंने हज़ारों बार अपने आप को वहाँ झुकाया है, जहाँ पर ये कह के निकला हूँ कि आज आखिरी बार है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, इसके बाद नहीं आऊँगा, चाहे मर जाऊँ। फिर भी मैं ये कहने के बाद भी हज़ारों बार वहाँ गया हूँ, ठीक है। एक इंसान जिसको कुछ नहीं मिला बचपन से, समझना, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें बताना भी एक मेरे लिए एक वो हो रहा है कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, किन लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो जजमेंटल हैं, जो लोगों को ये पता ही नहीं है कि किसी को कितना समझना है, कितना किसी को बोलना है। जो फ्री बैठे होते हैं उनको सिर्फ एक काम करना होता है, अरे इसकी शक्ल देखी, बिना वीडियो बिना चीज़ें देखे कमेंट कर दो, गाली लिख दो। मेरी कहानी को समझने के लिए मेरे लेवल तक लोगों को सोचना और जाना भी पड़ेगा। मैंने कभी भी किसी के साथ चीट नहीं किया। अगर प्रतिभा के साथ मैं नहीं था तो नहीं था, उनसे अलग था तो अलग था, चाहे वो म्यूचुअली हो। लेकिन जब चीज़ें क्लियर थी, जब उन्होंने लगा ऐसी चीज़ें हुई, तो मैं आपको बोल दूँ, अब चाहे कुछ गंदगी हो, चाहे कुछ अच्छाई हो, किसी को बदनाम नहीं किया जाता। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि जब मैं उनसे अलग हुआ तो उसके बाद मैं उनके पास कभी नहीं गया सालों से। मेरे को कोई भी जो ज़रा भी किसी और का होता है वो मुझे थोड़ा भी नहीं चाहिए होता, जो थोड़ा भी किसी और का वो मुझे ज़रा भी नहीं चाहिए होता है। मेरा ये कहने का मतलब, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें मैं अब आगे लाना ही नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ, देखो एक समय ऐसे होता है, इंसान ये सोचता है कि मैं मर जाए, वो मर जाए, लेकिन
बदले जो मरने की सोच लेता है ना, वो कुछ भी करता है, कुछ भी बोलता है, समझ रहे हो। मैंने क्या बोला कुछ देर पहले आपसे शुरू करने से पहले कि बिना गुनाहों की सजा मुझे नहीं मिली है। कुछ गुनाह तो जरूर हुए हैं, तभी मुझे ये सजा मिली है और मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। उन गुनाहों की सजा मुझे मिल चुकी है और मैं जेल में एक एक दिन में मैंने हर अपनी प्यारी चीज़ गंवाई है और प्यारी चीज़ गंवाने के साथ साथ मैंने हर एक चीज़ जो खराब कर दी है। मैं बस यही चाहूँगा कि मैं ज़िंदगी में कभी भी अब दोबारा उन रास्तों पे उन लोगों के साथ ना जुड़ूं या ना जाऊं जिन लोगों की वजह से जिन भी वजहों से मुझे परेशानियां हुई हैं। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि फैमिली बैकअप या फैमिली सपोर्ट भी आपको कभी नहीं रहा। 1% भी नहीं रहा, 1% भी। मैं ऑन द कैमरा किसी से भी नहीं रहा। 1% से कनेक्शन में हो या नहीं हो? मैं मेरी बेटा से रोज बात करता हूँ और अब प्रतिभा जी से भी बात करता हूँ एवरीडे, क्योंकि उनकी वजह से मेरी बात होती है। अच्छा, ये थोड़ा सा सेंसिटिव है। मैं आखिरी बार ये चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी, सच में क्या आपने किसी भगवान को या नबी को गाली से बात नहीं की? बस मैं आपसे जानना हूँ। देखिए, मैं आपको चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। वो एविडेंस एडिटिंग एविडेंस था। मैंने किसी को भी अपनी ज़ुबान से, आप उस ऑडियो को भी आप ध्यान से सुनिए जिसमें आपको ये सुनाई देगा कि आपने नबी को गाली दी। मैं बोल रहा हूँ नहीं दी। आपने नबी को गाली दी, मैं बोल रहा हूँ नहीं दी। ये किस तरीके का है? आप मुझे बताइए ना। फिर अगर आप बोल रहे हो और कुछ चीज़ आ रही होगी तो फिर तो मैं बोल ही दूंगा ना कि हाँ चल दी। मैटर ख़त्म करने के लिए इंसान क्या करता है? जब ऐसी सिचुएशन में हो कि जहाँ पे मौत ईजी लग रही है तो आप क्या करोगे? बात समझने की कोशिश है। और वो तो चलो मेरा गुनाह था, वो मुझे दे देता सजा। वायरल करके उसकी गुस्ताखी तो वो है ना, जब लोगों के प्रति, लोगों के फ़ोन में और तरह तरह से एडिट हो के लोग डाल रहे हैं। मेरे लोग, आपको पता है मेरे को जान का खतरा है। मुझे कितने लोग मारने के लिए मेरे पीछे घूमते हैं। मैं कैसे छुप के कैसे चलता हूँ। आपको लगता है कि मैं बहुत इजीली घूम रहा हूँ यहाँ पे? मुझे मेरी जान का खतरा है और मुझे पता है किन लोगों की वजह से और क्यों है ये भी मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं छुपते छुपाते घूमता ही हूँ ना। और ऐसा भी नहीं मैं कि एक कम्युनिटी का बुरा बना, मैं तो हिंदू कम्युनिटी का भी बुरा बन गया। मैं तो अगर मैं पर्टिकुलर किसी चीज़ को आप समझिए इंटेंशनली, मेरे क्या फॉलोवर्स बढ़ गए इस चीज़ से? मेरे क्या ये चीज़ करने से मेरे फॉलोवर्स बढ़ गए? मेरा फायदा क्या हुआ आपका काम पे? बल्कि मेरा काम बेकार हुआ, मेरा सारा काम खराब हुआ, मेरे सारे अकाउंट सस्पेंड हुए, मेरे इंस्टाग्राम यूट्यूब सब सस्पेंड हुए। तो अगर मैं दिमाग से करता, कुछ लोग सोच रहे हैं कि इसने जानबूझ के कर दिया कुछ है, मैं अगर दिमाग से करता या इंटेंशनली किसी को गाली देता, उस समय पे मुझे मौत ईजी लग रही थी। हाँ। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, मुझे उस समय मौत ईजी लग रही थी। और उस समय पे फिर आदमी क्या सोचता है, जिसने बचपन इतना ट्रॉमा झेला है, चीज़ें देखी हैं। मुंबई में नया नया था, पड़ गया यहाँ भी चक्करों में, हो गई ख़त्म चीज़ें, कहानी, चला गया जेल, असली बिग बॉस में चला गया मैं। असली बिग बॉस में जाकर आए हो, लेकिन आने वाले दिनों में या आने वाले सालों में बिग बॉस के लिए ऑडिशन चालू है, कास्टिंग वो तो देखो, वो क्या तो प्रोजेक्ट्स ले रहे हो? मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं। जिस तरह से कहा कि आने वाले साल में आप बहुत बड़ा कुछ धमाका, आने वाले साल में नहीं, मिड साल में ही आपके साथ एक इंटरव्यू करेंगे और उस दिन आप खुद बोलोगे कि हाँ, हम जिनका इंटरव्यू कर रहे हैं कि वो उस समय भी ऐसी बात करता था और आज भी ऐसी करता है। जिसकी मुट्ठी बंद हो ना, उसे आंका नहीं जाता। हमारी मुट्ठी बंद है, कोई आंक लो, कितना हमारी हैसियत है, कितना हम कर रहे हैं। जिसको कमी लगती हो आके लड़ लो, झगड़ लो, जिस तरीके से करना हो, जिस भी तरीके से करना हो, हमारी मुट्ठी बंद आ जाओ। हम नहीं अपने घर दिखाते फिरते, ना हमारी कोई कंपनी दिखाने की जरूरत है हमें, ना कुछ करने की जरूरत है। हमारी सोर्स ऑफ अर्निंग हमारे दोस्त ने हमें संभाल रखा। हमें लाखों रुपए खर्च करते हैं हमारे ऊपर दोस्त, हमारे पास जान देने वाले दोस्त हैं हमारे ऊपर, हमारे ऊपर जान छिड़कते, वो दौलत है हमारे पास। आपके पास वो दौलत कभी नहीं हो सकती, क्योंकि दिखावों से सिर्फ 2-4 दिन की चमक आ सकती है। वो फिर से मैं बोल देता हूँ, 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, यही होना है। और फिर शुरू हो जाएगी बरसात, कहानी ख़त्म हो जाएगी, चीज़ें ढल जाएंगी और लोग भूल जाएंगे। बड़े बड़े जो बिग बॉस से निकले हैं, मैं उनको भी बोलना चाहता हूँ, आप खुद देख लीजिए, जितने ये कोई पहले लोग नहीं है जो बिग बॉस से निकल के थोड़ी लाइमलाइट में रह रहे हैं। यहाँ से निकलने के बाद में बहुत लोगों को मैंने वहाँ अपने घर पे जाके कुट्टी काटते देखा और बहुत लोगों को अपने काम पे लगते देखा। लेकिन बलराज सिंह अपनी मेहनत से, ज़मीन से, लिवर चौक से ऊपर आया है। इसको मिटाने के लिए मेरा ग्राफ ऐसा नहीं है समीरा, ऐसा नहीं है मेरा ग्राफ, मेरा ऐसा ग्राफ है, हल्का सा नीचे ज़रूर हुआ है। और मैं यकीन दिलाता हूँ दोनों कम्युनिटी के लोगों को, मुझसे जो हुआ उसे बदल मैं नहीं सकता, लेकिन ये वादा है कि मैं ईश्वर की राह पे ऐसे सब्र की उंगली थाम कर चलूँगा कि मंजिलें भी हैरान रह जाएंगी। और आप लोग कहेंगे कि ये हमारा भाई है, ये हमारा, वैसे भी जो मुझे छुड़ाने वाले हैं वो मुसलमान, जो मेरे दोस्त हैं वो मुसलमान। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जितने भी मेरे फ्रेंड सर्कल में जो मेरे दोस्त थे, आप लोगों से बता दूं, आप पूछ लो, आज भी मेरे वो सारे के सारे दोस्त एज इट इज़ हैं।
एक भी बंदा नहीं बदला, क्योंकि वो समझ रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बलराज कैसा है, उन्हें वो जानते हैं कि बलराज क्या है। जो लोग मेरे खिलाफ थे उन्होंने स्टोरीज डाली, वीडियोस डाली, हिंदुओं ने भी डाली, मुसलमानों ने भी डाली, अकाउंट भी सस्पेंड करवाए, चीज़ें भी खराब की, लोगों को टॉर्चर भी किया, बहुत सारी चीज़ें की। लेकिन मेरे भाइयों, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, वक्त को वक्त दीजिए, आपको सब समझ में आएगा, और वक्त सारे सवालों के जवाब दे देता है। ये मैं वचन देता हूँ। आपकी नज़रों में मुझे अच्छा नहीं बनना है, उसकी नज़रों में मुझे अच्छा बनना है, और उसकी नज़रों में मैं बहुत अच्छा हूँ, इसीलिए आप लोगों के सामने बैठा हूँ। ईश्वर ने कभी मेरे साथ ना गलत किया है, ना कभी गलत करेगा। गलती हुई थी तो मैंने बिना कुछ किए बेझिझक जाके माफ़ी मांगी थी। और आप लोग कौन होते हो जो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगूं? मतलब आप उसके बराबरी कर रहे हो, आप उसके बराबर हो ही नहीं सकते। तो मैं किसी पर्टिकुलर इंसान से माफ़ी नहीं मांग सकता। ये गला कट जाए तो कट जाए, बह जाए खून तो बह जाए। जिसके लिए मैंने कुछ गलत किया या गलत हुआ, उसने सज़ा भी दी, मैंने माफ़ी भी मांगी, और उसने माफ़ भी किया, और आप लोगों के सामने फिर से खड़ा कर दिया। और इस बार स्पीड बड़ी ईमानदारी की होगी। थैंक यू सो मच बलराज जी, आने वाले दिनों के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। अगर कुछ बड़ा आ रहा है तो कंग्रेचुलेशंस। बहुत बड़ा आ रहा है, आपको दिखाऊंगा अभी, इसके बाद अभी दिखाता हूँ। अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही हैं, बहुत बढ़िया वाला एकदम। और समीरा, बस इतना कहूँगा कि तानिया मित्तल का जो मसला खिंचता जाता है, बार बार खिंचता है, इसके बाद कोई इंटरव्यू तानिया मित्तल के बारे में दूंगा ही नहीं, ना उसका मैं नाम भी नहीं लूँ, क्योंकि मेरे लिए फुल स्टॉप इसलिए क्योंकि मुझे लगता ही नहीं कि वो इतनी बड़ी कि उसके बारे में बात करूँ। कभी जिंदगी में मौका मिले ना तो मुझसे, मसला वहीं से उठा था, इसीलिए बस खत्म हो गया ये मसला। मैं इतना बोलूंगा तानिया मित्तल ने जो किया उसके कर्म उसके साथ, मैंने जो किया मेरे कर्मों की सजा। वो कर्मों की बात भी बोल रही थी ना, तो मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल गई। आप अपने कर्मों का इंतजार करना भैया, आप अपने रास्ते, हम हमारे रास्ते। अगर डेफेमेशन का जो भी केस करना हो, जो भी करना हो, तो आप बेझिझक कर देना, वो उस पर जो है कोर्ट में अपन लड़ लेंगे। चीजें देखनी होंगी तो देख लेंगे, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जितने का भी लगाना, 1000 करोड़ 2000 करोड़ का लगा लेना, अपन उस पर भी बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी भैया अगर नहीं करना है तो आज के बाद आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते रहेंगे। इसके बाद ना आपके बारे में मुझे कोई बात करनी, ना इसके बाद मैं कोई बात करूंगा, ना सुनूंगा, बात खत्म। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।